अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जहांज़ेब अब्बासी और नासिर इकबाल साहब। नासिर इकबाल साहब, आपसे कहा भी था कि यार ये कैमरों की आवाज़ बंद करवा दें चीफ साहब को कह के, ये तो इतना शोर मचाते हैं ना। तौबा तौबा। आज तो चीफ साहब आए मिले भी थे, लेकिन वो उधर मसरूफियत थी उनको, उन्होंने AOR का इफ्तिताह किया है। अच्छा। हाँ, आज असल में ना 2 इफ्तिताह हुए हैं बड़े जुडिशल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एक तो चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया है। ये पकड़े। अच्छा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। जी हाँ, बिल्कुल। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने वफाकी शरई अदालत जहाँ होती थी, अब वहाँ पे वफाकी आईनी अदालत, वो हमारे पीछे बैकग्राउंड है, उसका इफ्तिताह किया। हाँ, जहाँ कुछ दिनों पहले गए थे तो मैं धक्के दे के वापस भेज दिया गया था। ये वही बिल्डिंग है। हाँ। तो और दूसरा रेनोवेशन हो रही थी ना उस वक्त। तो उससे पहले की बात है। ये उससे बहुत की बात। अच्छा। रेनोवेशन शुरू नहीं हुई थी। ओके, ठीक है, लेकिन रेनोवेशन वो सुना है वो वैनिटी भी उनको निकाल के ले गए थे। सुना है वो सब कुछ वो सुनने में ही आया है कि ACs और हर चीज़ उठा ली है। बल्कि मैं बेंच 1 में भी गया था, बेंच 1 का जो पूरा फर्नीचर है वो रिप्लेस हो गया, अब वो नया है। अच्छा। वो वाला नहीं है। वो नहीं है। तो ये कहाँ बेंच 1 बना है जहाँ पे वो वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस वाला बेंच, वो इसी को बेंच 1 बनाया है। वही है। आप जब एंटर होते तो बिल्कुल सामने है। जी हाँ। और इधर जहाँ पे जनरल मुशर्रफ का ट्रायल हुआ था वहाँ पे नहीं। वहाँ 3 कोर्ट हैं जो ऑपरेशनल हैं। एक इधर है लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे है। हाँ। तो बस यही 3 अवेलेबल हैं जो ऑपरेशनल हैं, बाकी ऊपर भी बेंचेस हैं। आपको पता है नासिर साहब, ये जो वफाकी आईनी अदालत जहाँ कायम हुई है, वफाकी शरई अदालत, ये वफाकी शरई अदालत का जो था वो ज़ियाउल हक के दौर के अंदर जो है इसको बनाया गया था। और इसका मकसद ये था कि जो जज साहबान हाई कोर्ट्स में थे और जो मतलब नाफरमान जज, हाँ, उनको डंप करने के, उनको डंपिंग यार्ड बना दिया था इसको। तो अभी जो है वफाकी आईनी अदालत हो गई है। हाँ, अब ये वफाकी आईनी अदालत हो गई है, लेकिन उनको एटलीस्ट अपनी बिल्डिंग तो मिल गई है ना। हाँ। पहले तो वो बेचारे कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठ रहे थे। पहले कोशिश हुई थी फेडरल शरीयत कोर्ट में, तो उनको वहाँ बैठने नहीं दिया था। तो इस तरह के मसले तो आते हैं। तो अच्छा, दूसरा मैं कहता, आज फिर अमीनुद्दीन खान साहब फिर खुश हो गए होंगे कि चलो बिल्डिंग बन गई। लेकिन अभी और वहाँ पे कौन कौन शरीक हुआ उसमें तकरीब में? वो फीता शीता काटा गया, फूल दिए गए। जी, वो जो तकरीब है उसमें अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान थे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ थे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हारून रशीद साहब भी जो है उन्होंने शिरकत की है। तो ये पहले ही ये इतला थी कि सोमवार के दिन ही ये हो जाएगा इफ्तिताह। तो फिर इफ्तिताह हुआ और फिर उसके बाद बाकायदा आज सुपर टैक्स केस को भी सुना गया, केस की हेयरिंग भी हुई। और एक इफ्तिताह हमारा जो सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग है, AOR का रूम जो है, AOR रूम। हाँ, सुना वहाँ पे कुछ बदमज़गी सी हुई है कोई? जी, वो AOR की तरफ से। जी, वो ऐसे हुई है कि AOR की जानिब से ये राय थी जी कि ये हमें आपने बाहर क्यों निकाल दिया है। हाँ। या जगह के हवाले से जी कि ये कोई ग्रेसफुल जगह नहीं है। हाँ। अच्छा, ये क़य्यूम सिद्दीकी साहब, मैंने अपने तौर के ऊपर चेक किया है। मसला सुना है, ये आ रहा था कि कहीं पे बार में वकला ने ये एक आवाज़ उठाई या एक एतराज़ किया कि हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं वो हम तक नहीं पहुँचते। और वजह यह बयान की गई कि जो वकला के साथ जो एसोसिएट्स हैं वो कहीं बीच में ही कोई गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा। तो इस इश्यू को एड्रेस होना चाहिए। तो कहते हैं कि फिर उन वकला के इस एतराज़ जब वकला ने बार के सामने रखा, तो बार ने फिर ये मामला चीफ जस्टिस साहब के सामने रखा। तो फिर उसके बाद तय ये हुआ कि अच्छा जी, इसको हल करने के लिए जो है हम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स का जो रूम है इसको बाहर कर देते हैं। लेकिन अब भी जो मैंने पूछा है 2-3 वकला से, तो कहा यह जा रहा है कि वो जो मसला था वो वहीं का वहीं बरकरार है और एग्जैक्टली उस तरह से उस इशू को हल नहीं किया गया अभी तक। जगह के हवाले से जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स हैं उन्होंने अपनी बार से, क्योंकि वो हैं तो बेसिकली सीनियर वकील, बार का हिस्सा हैं, बार के साथ बात की, लेकिन कोई इस चीज़ें सेटल पहले नहीं हुई। पहले उनसे कमरा लिया गया, फिर आर्जी तौर के ऊपर एक जगह सुप्रीम कोर्ट के एक कॉरिडोर में उनको जगह छोटी सी बना के दी थी कि वक्ती तौर के ऊपर आप यहाँ आएँ। अब जब
बाहर पार्किंग में उनको जगह बना के दी, तो उसके ऊपर उन्होंने इख्तलाफ किया काफ़ी ज़्यादा इस बात पे कि जी ये हमारे लिए जगह जो है ये नामुनासिब है, ये ठीक जगह नहीं है। तो नाज़िर साहब क्या हुआ वहाँ पे, हुआ क्या था? कुछ चीफ जस्टिस से कोई मुकालमा हुआ वहाँ पे एवार्स का, क्या हुआ क्या? नहीं, मुकालमा नहीं, ऐसा सच नहीं हुआ। हाँ। लेकिन वहाँ कुछ वकला ने प्रोटेस्ट, एज ए प्रोटेस्ट उन्होंने कहा कि ये मुनासिब जगह नहीं, ये कोई फैसिलिटी अच्छी नहीं है। बल्कि एक एवार साहब जो है उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमारे गांव में जो है ना, हम खच्चर भी नहीं बांधते ऐसी इस तरह की। लेकिन नाज़िर साहब मैं अभी गया हूँ, वो तो बड़ा अच्छा, वो नई कुर्सियाँ वो और तो वो देखें सारा नया, बड़ा रेनोवेट किया हुआ जगह। देखें नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो सारा साफ़ सुथरा होगा। लेकिन एवार्स का कहना है कि जगह कम है, 10 उन्होंने 10 की फैसिलिटी दी है, जबकि यहाँ 27 है कि 30 हैं या इस तरह के हैं, कैपेसिटी कम है। दूसरा गर्मियों में ये ऑल्दो उसमें एसी लग जाएगा, लेकिन गर्मियों में यहाँ ये हीट अप हो जाएगा। मतलब लेकिन अभी तो उनको बैठने की जगह तो बैठने की जगह बाहर, और फिर मेरा ख्याल चीफ जस्टिस ने अपनी तख्ती उतारने के लिए भी कहा, लेकिन वो तख्ती में देखे हैं अभी तक उतरी नहीं है। उतरी तो नहीं है। हाँ। हाँ, क्या बता सर, जो टी हो रही है, कल हमें भी कहा जाए कि आप भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर ही जाएं। तो बजाय साथियों को नहीं वो ऐसा नहीं करेंगे। तो अच्छा, आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी था नाज़िर साहब, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से कंफर्मेशन 5 जजेस की होनी थी। तो उस इजलास में क्या हुआ, और बिलखुसूस मेरा इंटरेस्ट ये है कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ रेकी जो हैं, उनके आपको पता है कि बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 2 बच्चियां जो हैं वो जाँ बहक हो गई थी। तो वो मामला भी आया जुडिशल कमीशन में, उसमें क्या हुआ ये ज़रा बताएंगे? अच्छा कयूम साहब, ये मामला आया था और डिस्कस भी हुआ है। हाँ। और ये ऑल्दो ये अलग बात है कि उसको अप्रिशिएट भी किया गया कि उन्होंने जस्टिस आसिफ का कंडक्ट बहुत अच्छा था। वो उस जो एग्रीड फैमिली थी उनके घर में गए, 2-3 दिन तक गए, और जब तक उन्होंने माफ़ नहीं किया, उन्होंने अपने बच्चे को की बेल के लिए भी अप्लाई नहीं किया, और जब तक वो उन्होंने माफ़ नहीं किया, उन्होंने मतलब अपना मतलब कहने का ये मकसद है कि अपने ऑफिस को भी इन्फ्लुएंस नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, अपनी जुडिशल सेटअप या वो उसको उन्होंने इन्फ्लुएंस नहीं किया। ये अप्रिशिएट हुआ है। और तो ये किसने अप्रिशिएट किया? जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने भी अच्छा, अप्रिशिएट जो सीनियर प्यूनी जज, जस्टिस सीनियर प्यूनी जज हैं। लेकिन लेकिन जो हमें ये बताया गया, जो हमारे ज़रा है, वो ये बता रहे थे कि जब वोटिंग का मामला आया तो 2 जजेस ने अपोज भी किया था। उनमें एक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और जस्टिस कियानी साहब ने अपोज किया था। लेकिन तीनों की अपॉइंटमेंट को अपोज किया उन्होंने। जो ज़रा है वो मेरे ख्याल में आसिफ सईद, जस्टिस आसिफ के बारे में हमें, हाँ। लेकिन वो बाय मेजॉरिटी जो है वो तीनों जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, इनकी हो गई है अब ये कंफर्मेशन हो गई। अब ये ज़ाहिर भेजा जाएगा प्रेसिडेंसी को। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में क्या हुआ? बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस का मामला ज़ेरे गौर था। हाँ। इसमें एक जस्टिस नजमुद्दीन मैंगल हैं और दूसरे हैं जस्टिस अयूब खान। खान तरीन जी, अयूब खान तरीन साहब अब जस्टिस नहीं रहे। अच्छा। क्योंकि उनकी कंफर्मेशन नहीं हुई। ओके। तो उसके बारे में क्यों नहीं हुई? मालूम ये हुआ है कि जो सूबाई जजेस के खिलाफ जो कंप्लेंट्स सुनने वाला एक फोरम है, वहाँ पे कोई कंप्लेंट शायद एंटीसीडेंट कमेटी जो है, एंटीसीडेंट कमेटी बनाई जाती है ना, कि वो तमाम जजेस के जो मतलब कि रिप्यूट अच्छी नहीं थी उनकी, कुछ इस तरह की बात है, कुछ इस तरह की, और इस वजह से जो है वो अक्सरियत से जो है वो उनका नाम मुस्तरद हुआ है। लेकिन जस्टिस नजमुद्दीन मैंगल जो हैं वो उनको जो है वो मुस्तकिल जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो है वो तैनात कर दिया गया है। एक बात और भी कयूम सिद्दीकी साहब मालूम ये हुई है कि पीटीआई के 2 मेंबरान जुडिशल कमीशन, वो बैरिस्टर गौहर और अली जफ़र साहब इसलिए नहीं आए कि कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई सियासी गैदरिंग थी कोई। अच्छा। तो शायद इस वजह से उन्होंने जो है वो शिरकत नहीं की। एक और एजेंडा भी था रूल्स का, कि जजेस के इंटरव्यूज़ का मामला था, तो उसके ऊपर तय ये हुआ है अब कि वो उसमें ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट से जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आईनी बेंच में जानेंगे, और हाई कोर्ट्स के अंदर जो आईनी बेंच में जी जजेस के हवाले से उनके इंटरव्यूज या वैसे कैसे फैसला हो उसका, ये उसका भी कोई है, क्राइटेरिया ये भी है। और एक और इशू जो 27वीं तरमीम के बाद नया ये दरपेश था, जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो मालूम ये हुआ कि क्योंकि वकला साइड से भी जजेस को लिया जा सकता है डायरेक्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए, उसका क्राइटेरिया है।
तो उसके लिए एटलीस्ट इंटरव्यूज़ का एक प्रोसेस होना चाहिए। तो वो इंटरव्यूज़ होंगे कैसे, वो पैनल क्या होगा, तो उसके लिए कोई रूल्स बनाने का जो है वो तरीक़ाकार तय करने की बात है। तो इसलिए जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में पहले ही एक रूल मेकिंग कमेटी मौजूद है। ये मामला उसको भेजा गया है कि वो इस पे तय करे। तो ये तरीक़ाकार क्या रूल होगा। मेकिंग कमेटी किन चीज़ों पे गौर करेगी? नहीं, उसमें वो जो रूल मेकिंग कमेटी वो बहुत सारी चीज़ें क्राइटेरिया, अब देखें ना 27th अमेंडमेंट के बाद तो फर्स्ट बैच में तो जजेस की अपॉइंटमेंट हो गई है, लेकिन बाकी का पता नहीं है कि किस तरह कहाँ से लाया जाए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्रेडेंशियल्स क्या होने चाहिए, वो इन चीज़ों को तय करेगी। ना सब, अगर ये इंटरव्यूज़ के हवाले से बात है तो इंटरव्यूज सिर्फ उनके होंगे अगर लॉयर से बनाया जाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लिए जाएंगे तो फिर तो वो इंटरव्यूज़ की जरूरत नहीं नहीं, है। उसमें इंटरव्यूज़ नहीं है, Okay. लेकिन उसमें तरीका होगा कि क्या तरीका तो नॉमिनेट कौन करेगा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में 15 करेगा? साल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली जज से जज बन सकते हैं, मतलब लॉयर से जज बन सकते हैं। तो इस तरह का कोई होगा, वो देखेंगे। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो है सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जज साहबान जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भेजना चाहिए या उनका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अभी तो वहाँ पे है ना 8 के करीब जज साहबान की मेरे ख्याल सात। असामियाँ जो है ये 13 है ना टोटल। अच्छा। हाँ, वो हाँ बाकी है, तकरीबन है ना बाकी लेकिन जो 7-8 जहाँ से साहब ने आपको पिछले जज प्रोग्राम में साहबान। भी कहा था कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अभी दे आर नॉट इंटरेस्टेड, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि मज़ीद एडिशन फ़ौरन हो, इसलिए कि फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम है। लेकिन ये है कि तबादलों के वाले से शायद मेरा ख्याल है कि कह इस रहे माह हैं- के आखिर तक की इतलात हैं इस माह के आखिर में कोई तबादलों के हवाले से कोई जजेस डिस्कशन के हाई होगी, कोर्ट के। वो तो फिर छुरी गिरेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अच्छा तो पहले मेरा नहीं ख्याल उधर गिरेगी। अच्छा, हो भी सकता है। सदीकी साहब के पास खबर है, हाँ। और इनके पास एक खबर और भी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ लोगों को फायर किया है। फायर किया है। सदीकी साहब वो भी तो हाँ। बताएं, वो क्यों यार। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना सिर्फ 4 एहलकार जो हैं वो उनके खिलाफ इंसबाती कार्रवाई की गई है। बिल्कुल हुई है, एक तो लाहौर रजिस्ट्री से हैं, सीनियर पोस्ट के ऊपर ही हैं, और 3 कराची से हैं रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री। और जो अगर आपको याद हो कि वो जो वहाँ पे जिन पे तलवार चली है वो TRGP का केस है, आपको पता है, मशहूर ज़माना केस। वो रिकॉर्ड चोरी हो गया था और फिर FIR दर्ज हुई थी कोई, और फिर उसकी वजह से हेयरिंग मुलतवी हो गई थी। गो कि अब वो जो है वो बेंच कॉग्निजेंस ले चुका है 3 रुकनी बेंच जस्टिस नईम अख्तर खान साहब की सरबराही में, और अब वो मामला मीडिएशन की तरफ जो है वो चला गया हुआ है। और उसमें आपके दोस्त जिनके बच्चे की भी आज शादी नहीं हुई लाहौर में, उन और शादी इकट्ठी की थी उन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद में, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो भी सुना है उन कंपनियों में से किसी एक के एडवाइज़र के तौर के ऊपर है कोई मीडिएशन के अंदर। वो जो TRG इंटरनेशनल है उसके लिए हैं। हाँ। तो मुझे जो इतला पहुंची है वो ये सदीकी साहब पहुंची है कि दोनों फ्रीकैन इस बात की हद तक शायद रजामंद हो गए हैं कि नासुल मुल्क साहब जो हैं वो मीडिएटर दोनों पार्टीज़ के माबेन हों। तो ये नाम पहले आया था सामने, मुख्तलिफ नाम आए थे, तो उस पर एक नाम नासुल मुल्क साहब का था। अब लेकिन जब अभी लास्ट टाइम हुई है हेयरिंग उसकी, तो उसमें इन पे इत्तेफाक हो गया था, क्योंकि अभी इसलिए कहा गया था कि 15 जनवरी तक मेरा ख्याल मुलतवी हुआ था वो, कि भाई आप मीडिएशन का जो भी आपका होता है तो फिर अदालत को आगाह करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसीडिंग हो गया। किसी एक जो मेंबर हैं कि जिनके ज़रिए से मीडिएशन दोनों फ्रीकैन जिस पे राज़ी हों, तो उस पर मुख्तलिफ नामों पे गौर हुआ था। जैसे मंसूर अली शाह साहब का नाम आया तो पता ये चला जी कि वो ऑलरेडी TRGI की तरफ से जो है वो एक ओपिनियन इंगेज्ड हैं, और वो एक मतलब उन्होंने रिटायरमेंट से पहले कर लिया था या रिटायरमेंट के फौरी बाद? हाँ, $1 बिलियन कंपनी है यार जी। तो उस पर मुख्तलिफ नाम थे, तो नासिर मुल्क साहब के हवाले से ये था कि शायद उनके नाम के ऊपर इत्तेफाक हो जाए। तो कोर्ट भी ये चाह रही है कि अगर अदालत से बाहर ही अगर इस इशू को सेटल कर लिया जाए तो ठीक है, फिर अदरवाइज़ फिर कोर्ट इसको मेरिट्स के ऊपर सुन के फिर प्रोसीड आगे करेगी। बिल्कुल ठीक है। नासिर, वो जो यहाँ पे फंक्शन हो ना उनके बेटे की, ये गुलबर्ग ग्रीन में हुआ है, और वहाँ की बड़ी मज़े की तफसीलात हैं कि जो वो शादी कहा गया उसको, मतलब मेहंदी और निकाह की जो तकरीब है ना उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और वो शादी कहलाती है।
तो वहाँ पे जो उस दिन का जो थीम था वो ब्लैक था, मतलब काले कपड़े आपने सबने पहन के जाना था वहाँ पे, वैसे उमूमन इस पे मर्दों की तरफ से। येलो या कोई और रेड या मतलब वो आजकल है ना कि इवेंट्स के ऊपर एक थीम होता है कि जी इस थीम के ऊपर होना चाहिए, और फिर ख़वातीन का मुख्तलिफ होता है, मर्दों का कुछ और। तो वहाँ पे और वहाँ पे पीटीआई के सेंटर्स भी आए हुए थे कुछ, बहुत सारे। वहाँ पे हमारे एक सोर्स भी जो है ना वो इनवाइटेड थे, और वहाँ पे उन्होंने जो है ना ये सारा देखा सारा कुछ, और बताया कि वहाँ पे वो फिर शाह जी ने वहाँ पे अनाउंस भी की थी कि जो डांस नहीं करेगा खाना नहीं खाएगा। तो मतलब जाहिर है बेटे की खुशी है तो उसमें खुशी होता है ना, फैमिली इवेंट है, सारी हाँ। बातें चीज़ें तो होती हैं ना सर। तो मैं ये कह रहा था कि सिद्दीकी साहब, आपने ये नहीं बताया कि जो टीआरजी के हवाले से केस में जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची के, आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कार्रवाई हुई है उनको, जो है वो सुप्रीम बंदे कोर्ट पकड़े गए हैं। एस्टैब्लिशमेंट रूल्स 2015 के तहत तदीबी कार्रवाई हुई है, बस अब वो नोटिफिकेशन लेकिन इन मज़ीद प्रोसेस है। तफसील सामने नहीं आई कि नाम हाँ। क्या है, कि पैसों का अगर मामला था तो वो क्या था, कोई नहीं इतनी तफसीलात नहीं आई हैं अभी सिर्फ इतनी ही है। और वो ज़ाहिर है मेरे ख्याल 200 के बाकी कुछ लोगों की तरक्कियाँ वगैरह भी हुई हैं, और इंज़बाती कार्रवाई भी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक जो लाहौर रजिस्ट्री के थे वो उनके जो एंटी करप्शन लाइन है ना उसके ऊपर शिकायत आई थी उनकी, और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई और वो शिकायत दुरुस्त निकली थी। तो ये एक जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है ना वो है जो हो रहा है, अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। तो वो अपना सुने कोर कमांडर पेशावर जो हैं 12 कोर के कमांडर जो हैं उनको सूबाई असम्बली केपी ने बुलाया, रिक्वेस्ट की है कि किस बात पे की है, कुछ पता लगा? मैंने वेबसाइट पे ही खबर पढ़ी है, उस पे ये मालूम हुआ है कि कोर कमांडर पेशावर को एक कमेटी ने दरख्वास्त की है कि आप आएँ और हमें ब्रीफ करें जो अमन व अमान पार्लियामेंट की कमेटी ने। जी 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 कि जी जो अमन व अमान की सूरत हाल उसके ऊपर आप हमें ब्रीफ, जी उसके ऊपर आप हमें ब्रीफ करें, यही है इन्फॉर्मेशन इसमें। तो वो जो हुकूमत जो है नासिर साहब, अच्छी बात तो है, लेकिन हुकूमत की भी तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है वहाँ पे? वैसे तो हुकूमत ही की है, हुकूमत ही की है पुलिस ना? और हाँ। लेकिन वहाँ सीरियस मसला तो है ना, वो मतलब प्रेजेंट एंड क्लियर डेंजर है, वो टेररिज्म है, वो कोई आम छोटा मोटा लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। उसको ज़ाहिर है पुलिस अकेले नहीं कर सकती, वो उनके पास अमेरिका का छोड़ा हुआ असला पहुँचा हुआ है, जो अमेरिका में छोड़ा था अफ़गानिस्तान में असला, वो उनके पास है, स्टेट ऑफ द आर्ट उनके पास, नाइट गॉगल्स और पता नहीं क्या कुछ है, क्वाड कॉप्टर्स हैं, बड़ा कुछ है। तो वो एक सीरियस इशू है, तो ज़ाहिर अच्छी बात है, वो इन्फॉर्म करेंगे कि क्या सिलसिला है, क्या बात है। उससे पहले भी जो है वो सुहेल आफरीदी ने कहा था कि वो और जाके मिले थे कोर कमांडर जो है वो वहाँ पे, जनरल उमर नाम है उनका मेरा ख्याल, हाँ, तो वो जो है वो मिले थे उनको, और फिर उसके बाद अब मेरा ख्याल है वो जाएँ बता देंगे। और ये तो पार्लियामेंट के अंदर भी इसमें कोई बड़ी अनहोनी सी चीज़ आपको कोई नज़र आई है? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा है सिक्योरिटी कमेटी जो होती है, पार्लियामेंट पूरा हाउस बनता है, तो वहाँ पे DGISA चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जाके ब्रीफिंग देते रहे। फिर जब याद है वो साहब का ज़माने में हाँ, जी ये ओसामा बिन लादेन के हवाले से भी हुई थी, एक मीटिंग हुई हाँ। थी जी, उसके अलावा भी इस तरह की चीज़ें। बंदियाल साहब के दौर में इलेक्शन वाला मामला था, हाँ। उस पर भी यहाँ पे जो है वो ब्रीफिंग इस तरह की दी गई थी। तो ये तो चीज़ें चलती रहती DGMI और DGISA आए थे यहाँ पे, और उन्होंने अपनी ब्रीफिंग दी थी कि क्यों मुमकिन नहीं है इंतखाबात होने। फिर वो सरदार काशिफ की पिटीशन की वजह से फिर वो मुज़ाकरात शुरू हुए थे। जी। फिर इमरान खान, जब मुज़ाकरात की एक डेट आई तो इमरान खान साहब बैक ऑफ कर गए थे उससे, तो वो बिल्कुल लास्ट मिनट में बैक हाँ। ऑफ किया था, तो हालांकि ये सब कोई कुछ तैयार था। अनहोनी चीज़ आपको नहीं लगती नहीं, है? मेरा तो ख्याल है कि ये एक अच्छी बात है कि ये इस तरह का इंटरेक्शन होना चाहिए, लेकिन जो वहाँ के इलेक्टेड लोग हैं उनको मालूम होना चाहिए कि रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि बातें करना बहुत आसान है। और सॉरी टू से हमारे जो दोस्त हैं PTI के, वो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स बहुत देते हैं, तो कम से कम इसमें उनको हकीकत का तो पता लगेगा ना। हकीकत का पता है, उन्हें सब पता है ना जी। वो DGISP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देखा था कि असेंबली के अंदर क्या क्या तकरीरें हो रही थी और क्या क्या स्टेटमेंट थे, तो वो तो है सूबे के। बहरहाल तो ये एक अच्छी और बड़ी डेवलपमेंट है। तो जनाब, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास कल भी जारी रहेगा, और कल जो है वो सिंध हाई कोर्ट के 12 के करीब जो एडिशनल जज साहबान हैं उनके मुस्तकिल करने या ना करने के हवाले से गौर होगा। देखते हैं इसमें PTI जलसे में शरीक रहती है या आगे जुडिशल कमीशन के इजलास में भी आती है।
तो जो जस्टिस अब मोहम्मद आसिफ हैं उनके हवाले से जस्टिस मुनीब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जस्टिस सरफराज डोगर मोहसिन अख्तर कियानी ने बताया कि उस हादसे के बाद जज साहब ने अपने ऑफिस का कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया, उनके जो मुतासरा ख़वातीन थी उनके घर गए और फिर नासिर साहब आपको बता ही चुके हैं, लेकिन उन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट की मुखालफत की। एक ने जस्टिस कियानी साहब ने जस्टिस कियानी ने शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह